हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। सो आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, सो इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। यूपीएससी की बात कर लो या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक कोई बॉडी दे देंगे, ठीक है, उसका आर्टिकल पूछ लेंगे, अपॉइंटमेंट पूछ लेंगे, उसका रिमूवल पूछ लेंगे, या फिर उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से रिलेटेड ट्रिक देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी होती है। इसके अलावा जो भी बॉडीज़ होंगी हमारी वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगी, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, ट्रिक के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को याद करेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप लक्ष्मीकांत में देखोगे ना, एक एक बॉडी से रिलेटेड ही 3 to 4 पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ना। तो क्विक रिवीजन के थ्रू मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको याद करवाऊंगी। ठीक है, so let's get started. Before that, if you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and some button. Thank you. तो फर्स्टली हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जो भी बॉडीज़ हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, इन बॉडीज़ को क्रिएट किया जाता है, इनको स्टेबलाइज किया जाता है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी जो पावर होती है, इनके पास जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी अथॉरिटी होती है, ये सब कहाँ डिफाइंड होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी डिफाइंड होता है। ठीक है, यदि इन बॉडीज़ में कोई भी चेंज करना होता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है। ठीक है, तभी इन बॉडीज़ में क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो सकती हैं, आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, कमेंस किया गया था बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर के द्वारा। ठीक है, तो उस बुक में जो भी बॉडीज़ थी वो हमारी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बॉडीज़ की नीड पड़ी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और उन बॉडीज़ को इस बुक में ऐड किया गया। तो वो बॉडीज़ भी क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी। तब से लेकर अब तक की जो भी बॉडीज़ हैं उनको आज हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। तो क्या सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी, नहीं, फ्यूचर में भी यदि किसी बॉडी की नीड पड़ती है तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और इस बुक में हम उसको बॉडी को ऐड कर देंगे। तो अब वो वाली बॉडीज़ भी क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ 2 टाइप्स की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इनके पास स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं, इनकी पावर, फंक्शन, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू ही इनमें चेंजेस आ सकते हैं। ऐसी बॉडी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हो गया, NCSC, NCST, NCBC, UPSC, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। कुछ ऐसी बॉडीज़ है जो 26 जनवरी 1950 के टाइम पर भी थी। ठीक है, और कुछ बॉडीज यहाँ पर ऐसी भी है जो अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है, जैसे कि NCBC। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी बॉडीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट की लॉज के थ्रू स्टेबलाइज किया गया है, क्रिएट किया गया है, ऐसी बॉडीज होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये 2 टाइप्स की होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज और एग्जीक्यूटिव बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो हुई बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू बनती है। ठीक है, प्रॉपर लॉज बनाते हैं, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, तब जो बॉडीज बनती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, ये भी हमारी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होती है, ऐसी बॉडी जो एग्जीक्यूटिव की जो रेगुलेशन के थ्रू बनती है, जैसे कि नीति आयोग। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो मोदी है उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और नीति आयोग को लेकर आ गए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है बॉडीज़ बनाने की। तो जो बॉडीज़ एग्जीक्यूटिव के थ्रू बनती है उनको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। ठीक है, ये पार्लियामेंट में नहीं बनती है, लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं होती है, ये एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन के थ्रू बनती है। तो ये दोनों ही बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है। जैसे कि जो भी लॉज के थ्रू बनती है, जैसे CVC हो गया, CIC हो गया, लोकपाल, लोक आयोग, नीति आयोग, नाबार्ड, ठीक है, सेबी, RBI, इसरो, NHRC, SHRC, ये सब क्या होती है, हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, अब हम ट्रिक देखते हैं कि इन बॉडीज़ को किस तरह से याद रखना है। ट्रिक है हमारी कंफ्यूज अंतर आत्मा, जहाँ पर रेड अल्फ़ाबेट हमारी बॉडीज़ के नेम है। ठीक है, तो C से डिनोट हो रहा है कैग, कैग हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। O से है ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। N से 3 बॉडीज आएंगी, NCSC, NCST, NCBC। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ SC, ST एंड नेशनल कमीशन ऑफ OBC।
FC आएगी हमारी फाइनेंस कमीशन, UC आएगी UPSC, SC आएगी SPSC, ठीक है। तो ये हमारे स्टेट लेवल पर जो PSC कमीशंस होती हैं वो है ये। E से हमारी इलेक्शन कमीशन आएगी, A से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, A से आएगी हमारी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। जो स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो तो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, और जो सेंट्रल लेवल पर जो हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह से ये हमारी क्या होती है, बॉडीज होती हैं। सो कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 अब तक हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं। वैसे मैंने आर्टिकल पे वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर भी इन आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आर्टिकल्स एक बार उनकी ट्रिक बता देती हूँ जिससे इनके आर्टिकल्स यहीं पर आपको याद हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो जनरल सिर्फ 2 में आ रहे हैं, एडवोकेट में, अटॉर्नी में। और जो यहाँ का जनरल का जो जी है ना, वो हमेशा जो हमारी जी है वो अल्फ़ाबेट 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये अटॉर्नी जनरल स्टार्ट होगा 7 से, तो 76 हो गया इसका आर्टिकल। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया में भी जनरल आ रहा है, लेकिन इसका जो 7 है वो 7 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट बॉडीज़ है, और स्टेट बॉडीज़ हमेशा 100+ आर्टिकल्स आते हैं, तो याद रखना है इसमें 7 बनना है, लेकिन कैसे होगा, 1 + 6 = 7, इसका आर्टिकल कितना हो जाएगा, 165, ठीक है। तो ये भी 7 से स्टार्ट होगा, ये भी 7, लेकिन 165 होगा ये, ठीक है। तो ये ट्रिक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैग जो बॉडी है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट करने की हाईएस्ट बॉडी है हमारे इंडिया की, ठीक है। इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 148। देखो सी जो होता है वो 3rd नंबर पे आता है हमारे अल्फ़ाबेट में, ठीक है। सो ये 3 कैसे होगा, 1 - 4 = 3, तो 148 इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं NCSC, NCST, NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ SC। देखो इसमें 3 बार CC आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 बार CC मतलब 338, तो NCSC का आर्टिकल हो जाएगा 338, NCST का आर्टिकल हो जाएगा 338A, और NCBC का आर्टिकल हो जाएगा 338B। तो मतलब ये यहीं से डिवाइड हुए हैं, इसलिए 338 एक का याद रखना है आपको। NCSC का क्या है, 338 ए हो जाएगा A, और ये हो जाएगा B। इसका मतलब क्या है, ये जो कैपिटल लेटर में A आ रहा है इसका आर्टिकल, इसका मतलब है इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है। NCBC को भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया था। अभी आपको याद रखना है इनके आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, ओके। तो फाइनेंस कमीशन में जो F आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, 6 पोजीशन पे आता है। तो 2 - 8 = 6, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 280, ओके। एंड देन आते हैं हम किस पे, UPSC और SPSC पे। तो इसका आपको याद रखना है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 होता है, ठीक है। सो मैंने आर्टिकल वाले वीडियो में भी इसको आपको बताया था, 315 से लेकर 323 तक UPSC और SPSC के आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। ई से आता है हमारा इलेक्शन कमीशन, ई होता है हमारे 5th नंबर पे, तो इसका आर्टिकल होगा क्या, 3 + 2 = 5, तो 324 इसका आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है ये वाला ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसको भी आपको याद रखना है क्या होता है, इस आर्टिकल 350B। तो बी मतलब क्या है, इसको भी हमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है। मतलब ये ओरिजिनली ये वाली बॉडी नहीं थी, अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया है। और अमेंडमेंट कौन सा था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब हम डिटेल में देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या क्या होती हैं, उनके मेंबर्स क्या होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल किस तरह से होता है, और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेंट्रल बॉडी है और ये स्टेट बॉडी है, ठीक है। लेकिन ये होते कौन है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये फर्स्ट रैंक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये, और ये भी फर्स्ट रैंक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। बट ये सेंट्रल लेवल पर है और ये स्टेट लेवल पर है, ठीक है। ये लॉ ऑफिसर होते हैं, क्या करते हैं ये, जैसे मान लो किसी सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट का और किसी अदर पर्सन का कोई इशू आया है, तो गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
सेंट्रल लेवल पे। और यही स्टेट लेवल पे कोई रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट को, वो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा का कोई है तो वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, हरियाणा का एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर पंजाब हो गया या अदर स्टेट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को वो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट रैंक हाईएस्ट लीगल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो नहीं है, बट एक सॉलिसिटर की बात होती है। यूपीएससी के काफ़ी एग्जाम्स हैं। सॉलिसिटर कौन होते हैं? सेकंड रैंक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के बाद जो होंगे वो सॉलिसिटर होते हैं, सॉलिसिटर, ठीक है। ये क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। एडवोकेट के नीचे भी कौन होते हैं? सॉलिसिटर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, ये तो फर्स्ट होते हैं, ये सेकंड होते हैं, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पर होते हैं और ये स्टेट लेवल पर होते हैं। इनका आर्टिकल 76 होगा, क्यों? क्योंकि जो जनरल है जी वो 7 नंबर पे होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 76। यहाँ पर भी जी है और ये अल्फ़ाबेट 7 पर आता है, लेकिन ये स्टेट बॉडी है और स्टेट बॉडी हमेशा 100 प्लस होती है। तो ये 1 से स्टार्ट होगी, 165, तो 1 6 is 7, तो यहाँ इस तरह से 7 हो जाएगा और इसका आर्टिकल हो जाएगा 165, ठीक है। ये लीगल ऑफिसर्स होते हैं, लॉ ऑफिसर्स होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, दीज आर दी इंडिपेंडेंट बॉडीज, बट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है, ठीक है। मेंबर्स की बात करते हैं तो सिंगल बॉडी होती है ये, एक एक ही पर्सन अपॉइंट होता है। अटॉर्नी जनरल एक बॉडी है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया एक बॉडी है, ठीक है। टर्म और एज इन दोनों की डिफाइंड नहीं है, तो ये कब तक रहते हैं? जब तक हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती हैं तब तक, ठीक है। जब तक हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती हैं तब तक ये दोनों बॉडीज रहती हैं, अदरवाइज ये डिसॉल्व हो जाती हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? याद रखना है आपको, सेंट्रल जो भी बॉडीज होंगी उनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और स्टेट वाली जो भी बॉडीज होगी उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर। तो ये सेंट्रल बॉडी है तो इसको अपॉइंट और रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट बॉडी है तो इसको अपॉइंट और रिमूवल किसके थ्रू होगा? गवर्नर के थ्रू, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपको सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में याद नहीं रखनी है क्योंकि डिफाइंड नहीं है, सिर्फ इन दोनों की याद रखनी है। क्वालिफिकेशन है सेम एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज की जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन होगी। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट बॉडी है तो हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होगी सेम क्वालिफिकेशन होगी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कैग की। कैग कौन होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? जो सेंट्रल और गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके जो फाइनेंस को एग्जामिन करता है, उनके अकाउंट को एग्जामिन करता है, उसकी ऑडिटिंग करता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो उनके पास जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। सो बजट को एग्जामिन करने का काम, ठीक है, उनकी ऑडिटिंग करने का काम, उनके अकाउंट की ऑडिटिंग करने का काम कैग के पास होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट की ऑडिटिंग तो करते ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट से इनका कोई लिंक नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट होता है, ये इम्पार्शली ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। इनके मेंबर्स डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। टर्म और एज की बात करते हैं तो इसके 6 तो टर्म होना चाहिए और एज 65 ईयर्स तक इनके जो मेंबर्स हैं तब तक वो रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक चीज़ कि जो सेंट्रल बॉडीज़ होती है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और स्टेट बॉडीज़ को अपॉइंट करता है कौन? गवर्नर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो टर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की वो 6 होती है और एज होती है 65 ईयर्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखी है टर्म और एज वो ये सेम रहेगी, ठीक है। तो कैग के लिए डिफाइन कर रखी है तो इसकी टर्म रहेगी 6 और एज रहेगी 65 ईयर्स। कैग एक सेंट्रल बॉडी है तो इसको अपॉइंट और रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन डिफाइंड नहीं है तो मोस्टली जो क्वालिफिकेशन डिफाइंड है वो सिर्फ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की ही है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जो ई है वो 5th नंबर पे आता है, तो 3 + 2 = 5, तो आर्टिकल होगा इसका 3 to 4। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं चेयरमैन और 2 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं। तो टोटल इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। इन तीनों मेंबर्स की टर्म कितनी होती है, 6 होनी चाहिए या फिर उनकी एज 65 ईयर्स से कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तब तक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रह सकते हैं। एक चीज जो यूपीएससी पूछता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में ये है कि यदि आपकी 65 ईयर्स कंप्लीट हो गई है या फिर आपकी 6 टर्म कंप्लीट हो गई है तो भी इनको अदर सर्विसेज में लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये है कि मान लो किसी की 65 ईयर्स कंप्लीट हो गई और वो कैग है, तो उसके बाद उसको किसी और सर्विस में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में यह है कि इसको अदर सर्विसेज में लगाया जा सकता है इन मेंबर्स को, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी है तो इनको अपॉइंट और इसका रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इनकी क्वालिफिकेशन डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी और एसपीएससी की। तो ये कमीशन होती है जो सिविल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो है यूपीएससी, स्टेट लेवल पे जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो है एसपीएससी, ठीक है। तो इनके आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, 315 से लेकर 323 तक के आर्टिकल्स यूपीएससी और एसपीएससी कवर करते हैं। यदि मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें मेंबर्स फिक्स नहीं है, ठीक है। तो एक तो चेयरमैन तो होता ही है, 10 to 11 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। तो हम एवरेज लेकर चल रहे हैं, तो एक चेयरमैन और 10 मेंबर्स इसमें होने चाहिए, यूपीएससी में भी और एसपीएससी में भी, ठीक है। टर्म और एज की बात करते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इनकी टर्म होगी 6 और एज कितनी होगी, 65 ईयर्स, ठीक है। सेंट्रल बॉडी को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट और एसपीएससी की स्टेट बॉडी है, इसको अपॉइंट करेगा कौन, गवर्नर। इनकी क्वालिफिकेशन भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जितने भी आपकी मेंबर्स हैं ना, इनको एटलीस्ट सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है वहाँ पर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये वाली क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, ठीक है। यदि इन्होंने सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट में 10 ईयर्स तक काम किया है तो ऐसे मेंबर्स को हम यूपीएससी और एसपीएससी का मेंबर बना सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी एंड नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी, ठीक है। तो इनिशियली नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी एक ही थे, इनको 338 नंबर का आर्टिकल मिला हुआ था, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इनको अलग अलग आर्टिकल दे दिए गए, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑफ एससी, क्योंकि इसमें 2 बार सी आ रहा है तो इसको 338 नंबर का आर्टिकल मिला। नेशनल कमीशन ऑफ एसटी को मिला 338A, ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है ये ए नंबर का आर्टिकल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, ये कौन से अमेंडमेंट हुआ है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी, क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है इसलिए यहाँ पर इसको आर्टिकल मिला है 338B। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो लेटेस्ट बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इनमें मेंबर्स की बात करते हैं तो इनमें 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। एनसी-एससी में भी 5 मेंबर हैं, एक चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर हैं, ठीक है। एनसी-एसटी में भी एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स को मिलाकर टोटल 5 मेंबर्स है। एनसीबीसी में भी 5 मेंबर्स है, ठीक है। टर्म और एज इसमें डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये नेशनल बॉडी सेंट्रल बॉडी है, इसलिए अपॉइंटमेंट और रिमूवल इसका प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें डिफाइंड नहीं है, तो आपको एनसी-एससी, एनसी-एसटी में सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इनके आर्टिकल कौन से हैं और इनमें मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल बॉडी है, ऑब्वियसली इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो एफ को मिलेगा 6 नंबर, तो 8 - 2 = 6, तो इसका आर्टिकल मिलेगा 280। इसमें भी 5 मेंबर हैं। टर्म और एज प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर होती है, तो इसमें भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है टर्म और एज। जो प्रॉपर टर्म और एज डिफाइंड है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कैग की और यूपीएससी के मेंबर्स की, ठीक है। कितनी होती है, 6 टर्म और 65 ईयर्स एज। इसके अलावा हमें किसी की भी टर्म और एज नहीं पता।
अपॉइंटमेंट और रिमूवल इसका भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे होगा क्योंकि सेंट्रल बॉडी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई कोर्ट की जो जज होती है उसके इक्वल होनी चाहिए, प्लस इनको फाइनेंस की, अकाउंट की, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नो मतलब नॉलेज है, गलती से नो लिख दिया है, नॉलेज आएगा। तो इनको फाइनेंस की, अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ आर्टिकल याद रखना है। क्या 350 का आर्टिकल मिला हुआ है। अब बी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ये ऑफिसर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को और प्रिजर्व करता है जो भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती है उनको। ठीक है, इसके भी मेंबर डिफाइन नहीं है, टर्म एज डिफाइन नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी है, इसलिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल बॉडीज में तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो याद रखना है क्या है, सिर्फ आपको आर्टिकल। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सब बटन। थैंक यू।